हाँ बेटा पूजा मीना। पूजा मीना, चंदा चलावरिया। हाँ बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ चंदा चलावरिया अनम्यूट करो बेटा। मेरे टेस्ट का पता है ना आपको? टेस्ट आपका बॉटनी का है 27 को, है ना? तो उसमें ये टॉपिक्स हैं टी, कॉफी, मेडिसिनल प्लांट्स। प्रियंका चौधरी।
बेटा आवाज आ रही है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें गाने की भी आ रही है। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। क्यों बन रही है? भावना जलसी, प्रियंका चौधरी, भावना जलसी, प्रीति जांगड़। निधि, भावना चेल्सी। उसको बॉयज में से बॉयज लिखा हुआ था, हमने खुद पढ़ा था, लेकिन उस कुत्ते का नहीं, ये गर्ल्स का है, ये बंद है। घुस गया उसके अंदर। मेरी फ्रेंड पूछा, वॉशरूम में चली गई वॉशरूम करने, और बाहर आईना लगा हुआ था, उसमें थोड़ा दिन लगी। अचानक एक जेंट्स आया अंदर, फिर बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये गर्ल्स टॉयलेट है। बट पागल है तुम पागल हो गया क्या भैया? आप पागल हो गए? मेरी फ्रेंड अंदर
कौन कौन आ गया? निधि, पूजा मीना, चंदा चलावरिया, भावना चलसी, प्रियंका चौधरी, प्रीति जांगेड़, प्रिया, पूजा कुमावत और पायल राजे भी आ रही है। पायल राजे, अंशु शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड मॉर्निंग। अंशु शर्मा भी आ गई, पायल राजे आ गई, अंशु शर्मा, निर्मला चौधरी, सोनू कुमारी, निर्मला चौधरी, पिंकी चौधरी, सोनू कुमारी, पिंकी चौधरी, मोनिका, निकिता शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निकिता शर्मा, दीक्षा, निर्मला चौधरी, पूजा मीना, निकिता शर्मा, चंदा, कांता जाट, मोनिका, पिंकी चौधरी, यस मैम, निर्मला चौधरी की प्रेजेंट लगा दो। लगा दी बेटा। निर्मला चौधरी की भी लगा दी, दीक्षा की भी लगा दी, पूजा मीना, निकिता शर्मा, मुस्कान अंसारी, मुस्कान आ गई है भी। चलो बेटा, आज बात करते हैं अपन हाइड्रोसीयर, जिसको कि हिंदी में कहते हो आप जल क्रमक, क्या होता है। तो अपन देखते हैं, यह अनुक्रमण प्रक्रिया किसी स्वच्छ लवण रहित जल के तालाब या झील जलाशय में प्रारंभ होती है। इसे अपन हाइड्रोसीयर कहते हैं, जल क्रमक कहते हैं। तो तालाब एवं ताजा पानी की झीलों के बीच में अधिक गहराई होती है। अपन देखते हैं तालाब
का जो पानी है उसके बीच में अधिक गहराई होती है, इनके किनारे छिछले होते हैं या कम गहरे होते हैं। तो जल अनुक्रमण मतलब कि प्रारंभिक अवस्थाओं में जल निमग्न एवं प्लावमान जलोद्भिद पौधे दिखाई देते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। तो अपन लेंगे पहली अवस्था क्या है, इसकी स्टेज क्या है, सबमर्ज्ड स्टेज, जिसे आप निमग्न अवस्था कहते हो। मतलब तालाब या सरोवर की 10 से 20 फीट गहराई वाले क्षेत्रों या मध्य भाग में अनुक्रमण की इस अवस्था का प्रारंभ होता है। तो सबमर्ज स्टेट का प्रारंभ कब होता है, जब तालाब या सरोवर की गहराई 10 से 20 फीट होती है, तो इस सबमर्ज्ड स्टेज का प्रारंभ होता है। तो इन गहराई वाले क्षेत्रों में अनेक फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लावक शैवाल जैसे डाइएटम्स, डेस्माइट्स एवं ब्लू ग्रीन एल्गी एवं क्लोरोफाइसी वर्ग के अनेक शैवाल पाई जाती हैं। तो इन पादप प्रजातियों का अवतरण पादप अनुक्रमण की इस प्रारंभिक अवस्था में होता है। अतः इनको पुरोगामी समुदाय कहा जाता है, पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। मतलब पहली अवस्था हाइड्रोसियर की क्या है, ये है निमग्न अवस्था। और इस निमग्न अवस्था में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, मतलब पुरोगामी समुदाय कहते हैं। अब इन शैवाल प्रजातियों के बीजाणु एवं अन्य प्रवधर्य मतलब प्रोपेग्यूल्स वायु द्वारा तालाबों में पहुंचकर जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं एवं पर्याप्त वृद्धि करते हैं। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि तालाबों में इनकी बहुतायत हो जाती है एवं शैवालों का एक जाल बिछ जाता है। तो शैवाल प्रजातियों के आविर्भाव से पहले तालाबों में अधिक गहराई के जल में पोषक तत्वों का अभाव एवं प्रकाश तीव्रता का उपयुक्त नहीं होना, ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अन्य जल निमग्न पौधे यहाँ उगने में सक्षम नहीं थे। एक मिनट बेटा, एडमिट कर देती हूँ इसको, निधि को। अब निमग्न अवस्था में सबमर्ज्ड स्टेज में पाए जाने वाले प्रमुख शैवालों में कौन कौन शैवाल है बेटा, एनेबिना, एनेबिनोप्सिस एवं माइक्रोसिस्टिस हैं। मतलब जो शैवाल निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं उसमें क्या है, एनेबिना है, एनेबिनोप्सिस है, माइक्रोसिस्टिस है, और ये सभी सदस्य नील हरित शैवालों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हरित शैवालों में ग्रीन एल्गी में ऑर्डर वोल्वोकेल्स के सदस्य प्रमुख हैं। कौन से, ऑर्डर वोल्वोकेल्स। इनके अतिरिक्त डाई एटम्स एवं डेस्माइट्स इत्यादि शैवाल समूह भी पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि आप नील हरित शैवाल कहते हो, तो नील हरित शैवालों की विभिन्न प्रजातियां नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा जल में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाती जाती हैं। तो इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप अन्य शैवाल सदस्य जैसे कि स्पाइरोगायरा, हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लेडोफोरा इत्यादि अनुक्रमण की प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित कर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब पहले तो कौन हो गया,
सबमर्ज स्टेट में एनेबिना बताया, एनेबिनोप्सिस बताया, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के सदस्य बताए, डेस्माइट्स बताए, डाइटन्स बताए। अब ये शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है तो जल में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, और जब इन पोषक तत्वों की जल में मात्रा बढ़ जाती है तो अन्य शैवाल, जैसे कि बताया था स्पाइरोकाइरा, क्लेरोफोरा एवं हाइड्रोडिक्टियन भी अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। और ये फिलामेंटस एल्गी तंतुमय शैवाल अपने सूकायों का जाल बना लेते हैं। अतः अनुक्रमण की इस प्रारंभिक अवस्था या निमग्न अवस्था में शैवालों का बाहुल्य होता है। तो इन समस्त शैवाल प्रजातियों के समुदाय अपनी प्रतिक्रिया द्वारा जल में पोषक तत्वों एवं विभिन्न कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो इन शैवाल प्रजातियों की मृत्यु के पश्चात इनके अवशेष जलाशय के पेंदे में एकत्रित होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशय की गहराई धीरे धीरे घटती जाती है। मतलब ये जो शैवाल हैं वो धीरे धीरे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु होने से क्या होता है, जलाशय की गहराई कम होने लगती है। अब कम गहराई में दूसरे शैवाल इनको प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये तो थे निमग्न अवस्था। ये है निमग्न अवस्था की बाद में आने वाली परिस्थितियों में शैवालों के साथ साथ कुछ आवृतबीजी पौधे जैसे कि पोटामोजिटोन, सिरेटोफिलम, इलोडिया, यूट्रिक्युलेरिया, हाइड्रिला, नाजास एवं माइरियो या मिरियोफिलम इत्यादि भी उग जाते हैं तथा अपनी वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां जैसे कि यूट्रिक्युलेरिया एवं सिरेटोफिलम स्वतंत्र रूप से जल की सतह के नीचे तैरने लगते हैं, जबकि अन्य पौधों की जड़ें जलाशय के कीचड़ में स्थापित रहती हैं। तो शैवालों व आवृतबीजी निमग्न पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष ह्यूमस में परिवर्तित होकर जलाशय की टहलती के कीचड़ में मिल जाते हैं। तो क्या होता है बेटा, इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जलाशय की गहराई में निरंतर कमी आने लगती है। इस प्रकार जल की गहराई में कमी एवं पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण परिस्थितियां धीरे धीरे जल निमग्न पौधों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त या प्रतिकूल हो जाती है, लेकिन यह अन्य नव आगंतुक पादप समुदायों के अनुकूल होती है। अतः नवीन पादप समुदायों द्वारा धीरे धीरे निमग्न पौधों या पादपों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बेटा अब आएगी दूसरी अवस्था जिसको कि आप कहते हो फ्लोटिंग स्टेज, प्लावमान या प्लावी अवस्था के बारे में अब अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जल अनुक्रमण की यह अवस्था जलाशय की 6 से 8 फीट तक की गहराई रह जाने पर प्रारंभ होती है। इस समय निमग्न पादप सबमर्ज्ड प्लांट्स और अधिक गहराई वाले स्थानों की ओर अभिगमन करने लगते हैं। इनका स्थान प्लावी पौधों फ्लोटिंग प्लांट्स द्वारा ले लिया जाता है, और ये फ्लोटिंग प्लांट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जलाशय की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले प्लावी पौधे जैसे कि लेमना है, वुल्फिया, आइकॉर्निया, साल्विनिया, स्पाइरोडेला एवं पेस्ट्रिया। तो ये जो प्लांट्स हैं लैमनिया, वुल्फिया, साल्विनिया, स्पाइरोडेला जलाशय की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं एवं
कुछ स्थिर प्लावी पौधे भी होते हैं, जैसे कि नीलंबो। नीलंबो क्या है? स्थिर प्लावी पादप है। निम्फिया, सजिटेरिया एवं निम्फोइडिस। तो प्रजनन क्रिया द्वारा इन पौधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इनकी पत्तियों के जलाशय की सतह पर फैल जाने के इनकी पत्तियों के जलाशय की सतह पर फैल जाने से जल निमग्न पौधों तक प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच पाती। तो कुछ प्लावी पौधे जैसे कि आइकॉर्निया, एजोला, साल्विनिया की वृद्धि इतनी अधिक तीव्र गति से होती है कि ये जलाशय की सतह पर पूरी तरह से छा जाते हैं। इन प्लावी पौधों की पत्तियों द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से ये तालाब के जल की मात्रा को वाष्प के रूप में निष्कासित करते रहते हैं। क्या कौन बोल रहा है बेटा? बोलो। अच्छा, मैम चंदा शर्मा बोल रही हूँ, परजेंट लगा दो। लगा दी मैंने, चंदा लगा दी आपकी, चंदा शर्मा। हेलो हेलो मैम, मीनू की भी लगा देना। हाँ लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा, ममता बैरवा, ठीक है, लगा दी बेटा। किनारों से कटी हुई मिट्टी के एकत्रण, मतलब जो किनारों से मिट्टी कट जाती है उसकी बात कर रहे हैं। किनारों से कटी हुई मिट्टी के एकत्रण, निमग्न तथा प्लावी पौधों के मृत अवशेषों के कारण एवं ट्रांसपिरेशन के कारण जल की गहराई में कमी आने लगती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लावी पादप समुदाय धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं एवं नवीन पादप समूह इनका स्थान ले लेते हैं। तो तीसरी स्टेज क्या आई? रीड स्वाम्प स्टेज, मतलब जड़ अनूप अवस्था। तो इस जड़ अनूप अवस्था में किनारों से अवतरित मृदा एवं मृत निमग्न तथा प्लावी पौधों के अवशेषों से बनने वाली ह्यूमस के निरंतर जमा हो जाने से जल की गहराई में और अधिक कमी आती जाती है। इस समय सामान्य तौर पर जल की गहराई 4 फीट और कभी कभी तो केवल 1 फीट ही रह जाती है। तो जल काफी छिछला हो जाता है। ऐसे स्थानों पर उभयचरी, मतलब एम्फीबियस या कीचड़वासी, जिसे आप हीलोफिलस कहते हो, तो कीचड़वासी पादप जैसे कि टाइफा, फ्रेगमाइटिस, सिरपस, साइप्रस एवं कैरेक्स, रियूमक्स एंड जनकस आदि पाए जाते हैं। इनका आधारीय भाग पानी में डूबा रहकर जड़ों द्वारा कीचड़ में स्थिर रहता है, ठीक है। तो लेकिन अधिकांश भाग एवं पत्तियां जल के बाहर रहती हैं। ये पौधे तेजी से वृद्धि कर फैलने लगते हैं। इनकी अधिक संख्या के कारण प्लावी पौधों को प्रकाश की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निमग्न पौधों के समान ही प्लावी पादप भी और अधिक गहराई वाले स्थानों की ओर प्रवास करने लगते हैं। इस समय भी मृदा अपरदन व किनारों से मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया जारी रहती है। इस मिट्टी को इन उभयचरी पौधों के द्वारा रोक लिया जाता है। साथ ही इन पौधों की पत्तियां भी ट्रांसपिरेशन द्वारा जलाशय के पानी की अधिक से अधिक मात्रा वाष्प के रूप में निष्कासित करती रहती हैं। इन दोनों सम्मिलित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तथा उभयचरी पौधों के मृत अवशेषों से बनने वाली ह्यूमस के जमा होते रहने से
अब यहाँ जलाशय में पानी के स्थान पर कीचड़ ही शेष रह जाता है। तो कुल मिला के ये परिस्थितियां भी अब जड़ अनूप या उभयचारी पौधों के लिए प्रतिकूल होने लगती हैं। धीरे धीरे ये पौधे भी नवीन पादप समूहों द्वारा प्रतिस्थापित होने लगते हैं। अब चौथी अवस्था अपन बात करते हैं, मार्श मीडो स्टेज, घास स्थली अवस्था। इस समय तक तीव्र प्रकाश एवं जल की गहराई में कमी आने से उभयचारी या जड़ अनुपादप समुदाय विलुप्त हो जाते हैं एवं इनके स्थान पर गीली मिट्टी या कीचड़ में उगने वाले दलदली पौधे आ जाते हैं, जैसे कि पॉलीगोनम, आइपोमिया, एडिनोस्टीमा आदि। तो इसके अतिरिक्त कुल साइप्रेसी एवं जनकेसी फैमिली के अन्य सदस्य भी इन स्थानों पर बहुतायत में पाए जाते हैं। इन पौधे के प्रकंद की शाखाएं एक जाल के रूप में मिट्टी में फैल जाती हैं। तो इसके साथ साथ अनेक पादप प्रजातियां जैसे कि डेंटेला, लिंडरनिया एवं गैलियम इत्यादि भी आ जाती हैं। तो बेटा इन पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल की अधिक से अधिक मात्रा का अवशोषण कर इनकी पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल निष्कासित कर दिया जाता है। इसके साथ ही ये पौधे हवा में उड़ते हुए मिट्टी के कणों को भी रोक लेते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अब कीचड़ के स्थान पर केवल शुष्क मृदा ही रह जाती है। ऐसी अवस्था में यह क्षेत्र दलदली पादपों के लिए उपयुक्त नहीं रह पाता। अब अपन पांचवी स्टेज की बात करते हैं, वुडलैंड स्टेज। मतलब इन जलाशयी क्षेत्रों में अब दलदली पौधे विलुप्त होने लगते हैं। वर्ष की अधिकांश अवधि में यहाँ की मिट्टी सूखी रहने लगती है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यहाँ ऐसे स्थलीय पादप उगने लगते हैं जिनमें मृदा की जल आक्रांत स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है। शाकीय पादप सर्वप्रथम यहाँ उगते हैं, फिर काष्ठीय झाड़ियां एवं इसके बाद वृक्ष उगते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट्स शाकीय पौधों में जैंथियम, झाड़ियों में सेलेक्स व कॉर्नस के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। इन पौधों की जड़ें भूमि का गहराई तक भेदन न करके सतह के नीचे एक जाल के रूप में फैल जाती हैं, क्योंकि मृदा में जल की मात्रा सतह के नीचे पर्याप्त होती है। इन झाड़ियों के बीच कुछ वृक्ष जैसे पॉप्युलस आदि अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, जो इस आवास स्थली में छाया एवं ट्रांसपिरेशन द्वारा आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में वृद्धि कर देते हैं। तो इन झाड़ियों के बीच कुछ वृक्ष जैसे पॉप्युलस भी अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। वाष्प उत्सर्जन की वजह से मृदा में सूखापन आने लगता है, लेकिन दूसरी ओर इन वृक्षों की छाया में शाकीय पौधे एवं घासों के समुदाय भी उगने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा में भी वृद्धि होती है। वे विभिन्न सूक्ष्म जीव अपघटन द्वारा खनिज तत्वों की वृद्धि में सहयोग करते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की प्रकृति में बदलाव आता है एवं इस स्थान पर अन्य प्रकार के वृक्ष भी उगने लगते हैं। अब लास्ट स्टेज में बात करती हूँ, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज। मतलब
चरम अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कहती है, यह अवस्था आने तक इस स्थान की भूमि में निरंतर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ ही मृदा में अनेक अपघटनकारी सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि होती है और जिसके वजह से पॉपुलस, एल्नस एवं क्यूरकस इत्यादि वृक्षों की बहुलता वाला एक मिश्रित फॉरेस्ट वन विकसित हो जाता है। इन वृक्षों की छाया में अनेक झाड़ियां एवं शाकीय पादप भी उगने लगते हैं। ये मिश्रित वन जल अनुक्रमण प्रक्रिया के चरम समुदाय को दर्शाते हैं। मतलब अब इसकी चरम अवस्था आ गई, क्लाइमेक्स अवस्था आ गई। तो अनुक्रमण प्रक्रिया के चरम समुदाय के निर्धारण में क्षेत्र विशेष की जलवायु का तो महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, परंतु इसके साथ ही अन्य कारक जैसे स्थल आकृति मृदा, सजीव, अग्नि एवं वर्षा भी चरम समुदाय के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन। इस प्रकार जल अनुक्रमण प्रक्रिया, जैसे कि वापस बोल रही हूँ, उदाहरण के तौर पर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन जिनमें कि ब्यूटिया, एनोजीसस इत्यादि वृक्षों का बाहुल्य होता है, चरम समुदाय के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार जल अनुक्रमण प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत जो स्थान कभी जल में डूबा हुआ था वह वनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुक्रमण में पुरोगामी पादप समुदाय की स्थापना के पश्चात विभिन्न क्रमक समुदाय एक के बाद एक प्रकट होते हैं, जब तक कि अंतिम रूप से चरम वन अवस्था नहीं आ जाती। तो ये तो हुआ बेटा हाइड्रोस्फीयर की बात। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जल अनुक्रमण को विस्तार से समझाइए। तो इस तरह से अपन अवस्थाएं समझाते आएंगे, सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज। तो ये आ जाता है राइट इन डिटेल अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, मतलब जल मतलब हाइड्रोस्फीयर के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज है जीरोस्फीयर। तो आपके कोर्स में क्या देखा, हाइड्रोस्फीयर, एक है जीरोस्फीयर, मतलब पादप अनुक्रमण की वह प्रक्रिया जो अति शुष्क या मरुस्थली आवासों में संपन्न होती